नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। यहाँ पर हम आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अब कुछ बातें जिनका आपने खासा ख्याल रखना है वो ये है, कल हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ करे थे। हमने देखा था कि किस प्रकार से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ ये आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। ये आपके पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 36 से लेके 51 में पाए जाते हैं। ये आपके पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। किस प्रकार से ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, दैट मीन्स कि अगर इनका पालन नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट पे नहीं जा सकते हैं, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स। किस प्रकार से आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, आर्टिकल 37 में ये मेंशन्ड है दैट इवन दो दे आर नॉन जस्टिशिएबल बट दे आर इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल फॉर द लॉ मेकिंग प्रोसेस एज वेल एज गवर्नेंस। कल ही हम लोगों ने बात करी थी कि किस प्रकार से आपका इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिलना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम हो गया, आपके मिटर्निटी लीव्स हो गए, आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क हो गया। ये सब कुछ आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। किस प्रकार से आप इंटरनेशनल पीस हो गया तथा आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी की चर्चा करते हैं तो वो भी आपका डीपीएसपीस के अंतर्गत आ रहा है। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चंस आपके पंचायती राज सिस्टम से करेंगे। आपका पंचायती राज सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके पंचायती राज सिस्टम से कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तथा याद रखिएगा, हमारे संविधान में मेंशन्ड है कि हम फेडरल इन सिस्टम है, यानी कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, इवन दो सेंटर के पास स्टेट से ज़्यादा पावर्स हैं, ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि वी आर एक्चुअली अ फेडरल सोसाइटी। तो तभी आप देखेंगे कि केंद्र की जो सरकार होती है, ज़रूरी नहीं है कि वही सरकार राज्य में हो। ये केस एंड पॉइंट जैसे देख लीजिए, दिल्ली की सरकारें हो गई, वेस्ट बंगाल की सरकार हो गई, बिहार की सरकार हो गई, इनके मतभेद चलते रहते हैं आपकी केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो आपकी एनडीए अभी चला रही है, बीजेपी चला रही है, और ये जो बाकी सरकारें हैं ये आपके बीजेपी के नेतृत्व में नहीं आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ये 2 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो पंचायती राज सिस्टम तथा आपके सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया जाएगा। तो ये दोनों आपके मुख्य पार्ट रहेंगे। चलिए देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको समझने की कोशिश करते हैं, और समझने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ पंचायती राज सिस्टम से। देखिए, आपकी बलवंत राय मेहता कमिटी, ठीक है, तो ये तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको आप लिखते भी जाइए ताकि क्वेश्चंस करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपकी एक कमेटी है, वो कमेटी कौन सी है? वो आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी है। वो आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी है। आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस पे पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए, बेसिकली विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, 3 टीयर का जो रूलिंग आ रहा था वो आपके बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आ रहा था। तो एक क्वेश्चन तो यही आपका बन जाता है कि पंचायती राज सिस्टम किसके रिकमेंडेशंस पे आया है? तो ये आपके बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आया है। इसको आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जिसने पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? तो फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट किया गया था राजस्थान में। सबसे पहले ये अडॉप्ट किया गया था राजस्थान में। कौन सी जगह पर? ये आपको याद रखना है कि आपका जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में आपका 2 अक्टूबर 1959 में इसे अडॉप्ट किया गया था। और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहले 2 राज्य कौन कौन से थे? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट 1959 में
में, और उसके बाद आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों आपके मुख्य राज्य थे जिन्होंने पहले आपके पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था। ठीक है, एक और चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, आपका जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंतर्गत, उसमें पार्ट 9 को ऐड कर दिया गया था शेड्यूल 11 के अंतर्गत, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायती राज सिस्टम को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता की कमेटी के अनुसार क्या करा जा रहा है, रिकमेंडेशन पे पंचायती राज सिस्टम आ रहा है, लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में हो रहा है, वो पंचायती राज सिस्टम को क्या दे रही है, वो पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रहा है। वो पंचायती राज सिस्टम को क्या दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रहा है। तो ये पार्ट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और पंचायत का पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपके आर्टिकल्स 243 आपका जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो आपका डील कर रहा है 11th शेड्यूल के पार्ट में। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। और ऑफ कोर्स कुछ कुछ आगे पॉइंट्स जो हैं वो आते रहेंगे, उन्हें हम अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक देखते रहेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये एज इट इज़ आपके जुडिशरी एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द पंचायती राज? आपका शाक कमीशन, नानावती कमीशन, बलवंत राय मेहता कमेटी और या आपका लिब्रान कमीशन। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आपके पंचायती राज को सेटअप किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज बलवंत राय मेहता कमिटी। द करेक्ट आंसर इज बलवंत राय मेहता कमिटी। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है दैट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द बलवंत राय मेहता कमिटी, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बलवंत राय मेहता कमिटी, आपका पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश आर द फर्स्ट टू इंपॉर्टेंट स्टेट्स जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है 1959 के अंतर्गत, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द टू स्टेट्स, कौन से ऐसे दो राज्य थे जिन्होंने पहले पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? कौन से ऐसे दो राज्य थे जिन्होंने पहले पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? तो अभी अभी हम लोगों ने कहा कि 2 अक्टूबर 1959 में आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान तथा आपके आंध्र प्रदेश दो ऐसे राज्य थे जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया पहले। तो कौन सा आपका सही जवाब हो जाता है? आपका सही जवाब हो जाता है राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट एंड आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। ये पॉइंट आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रेकमेंडेड फॉर गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टू द पंचायती राज? अब देखिए, ये मैंने आपको बताया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो कि आपका 1992 में आ रहा है, उसके माध्यम से क्या हो रहा है, उसके माध्यम से आप एक तरह का प्रॉपर प्रोविजन प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी पंचायती राज सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि हम पंचायती राज सिस्टम देखते हैं और बलवंत राय मेहता कमेटी कर देते हैं, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि आपका सही जवाब नहीं है। ये आपको याद रखना है कि LM सिंघवी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसके रिकमेंडेशन के अनुसार आपके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जा रहा है पंचायती राज सिस्टम को। तो दोनों याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस पे पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है। कहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है? 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पहले इंट्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 के अंतर्गत हो रहा है, वहाँ पर उनके रिकमेंडेशंस यानी कि LM सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आपके पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड हो रहा है। तो दो कमिटीज आपने पंचायती
पंचायती राज सिस्टम से जो याद रखनी है, सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसके रिकमेंडेशंस पे कॉन्स्टिट्यूशन में आपका एक तरह का प्रोविजन आ रहा है पंचायती राज सिस्टम से, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा LM सिंघवी कमेटी की रिपोर्ट की वजह से दिया जा रहा है। तो ये पॉइंट्स अभी तक आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड? आपके जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं ये कौन से आर्टिकल्स में ग्रांट किए गए हैं? आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर ग्रांटेड इन आर्टिकल्स 29 एंड 30। आर्टिकल्स 29 एंड 30 के अंतर्गत आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आ रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। ये आर्टिकल्स 12 से लेके 35 तक कवर हो रहे हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है दैट देयर करंटली 6 फंडामेंटल राइट्स। आपका राइट टू प्रॉपर्टी पहले आपका क्या होता था? राइट टू प्रॉपर्टी पहले आपका फंडामेंटल राइट था, बट लेटर इट वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेटर इसको क्या कर दिया गया था? लेटर इसको एलिमिनेट कर दिया गया था और राइट टू प्रॉपर्टी आपका लीगल राइट बन गया था। तत्पश्चात आपका राइट टू प्रॉपर्टी क्या बन गया था? राइट टू प्रॉपर्टी आपका लीगल राइट बन गया था। उसके बाद आपका राइट टू प्रॉपर्टी आपका लीगल राइट बन गया था। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो इस पॉइंट को आपने अच्छी तरह से प्रॉपर्ली ध्यान में रखना है। और आपके डिफरेंट जैसे आपका राइट टू इक्वालिटी जिसे हम लोगों ने अच्छी तरह से कवर किया है, वो आर्टिकल्स 14 to 18 में कवर हो रहा है। तो सिमिलरली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30 के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आपका है, बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार उन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा है इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है इट इज द हार्ट and soul of the constitution. It is the heart and soul of the constitution. उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 32 जो आपका है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स विच आर जस्टिशिएबल, ये आप अल्टीमेटली जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं यदि वो आपको प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं। सो यू हैव द अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन केस अगर आपके वो फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं तो। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये आपका फंडामेंटल राइट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्लीज याद रखिएगा कि आपका जो राइट टू इक्वालिटी है, आपका जो राइट टू इक्वालिटी है, आपका जो राइट टू इक्वालिटी है, ये आपके आर्टिकल्स 14 से लेकर 18 में कवर हो रहे हैं। और इसके अंतर्गत आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जा रहा है। आर्टिकल 17 के अंतर्गत अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जा रहा है, ठीक है? सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज सीन इन आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द पावर टू इशू रिट्स। रिट्स को वैसे भी हम लोगों को अच्छी तरह से कवर करना है। 5 आपके जो रिट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन एनविसाज्ड अंडर विच आर्टिकल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो यू नीड टू रिमेंबर कि आपके जैसे हेबियस कॉर्पस हो गया, मैंडामस हो गया, आपका प्रोहिबिशन हो गया, आपका वारंटो हो गया, ये कुछ आपके 5 प्रकार के रिट्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरह से पावर दे रहे हैं आपके ऑनरेबल कोर्ट
कोर्ट्स को टू कम एंड इंटरवीन कि अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। तो द पावर टू इशू रिट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कौन से आर्टिकल में दिया जा रहा है, आर्टिकल 32 में, और आपका हाई कोर्ट को कौन से में दिया जा रहा है, 226 में। ठीक है, सो बेसिकली ये आपका किसके अंतर्गत आ रहा है, ये हम लोगों ने कवर भी किया है, आपके फंडामेंटल राइट्स के जुडिशियल रिव्यू पार्ट में आ रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स के जुडिशियल रिव्यू पार्ट में आ रहा है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट आर्टिकल 32 इज गिविंग द पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। Which of the following is not a part of the Indian Parliament? Which of the following is not a part of the Indian Parliament? आपके भारत के पार्लियामेंट का निम्न में से कौन सा पार्ट नहीं है? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं है। हम आपका AG भी करेंगे तथा CAG भी करेंगे, CAG भी करेंगे। सो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हु इज बेसिकली देयर, AG आपका जो है, सो वन इज बेसिकली हेल्पिंग इंडिया कीप द पर्स को रखने के लिए आपकी हेल्प कर रहा है, और एक आपका क्या कर रहा है, एक आपका एक तरह से जुडिशियल हेल्प दे रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग वैसे भी कवर एक बार कर चुके हैं और दोबारा से उसको देखेंगे भी। AG और CAG का आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, एंड देयर आर क्वेश्चंस व्हिच कम फ्रॉम दीज टू यूनिट्स। तो वी हैव टू डू इट, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। दे कैन एक्चुअली शैडो एनी ऑफ द हाउसेस, लेकिन दे कैन डोंट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट। Who acts as the ex officio chairman of the Rajya Sabha? Ex officio chairman of the Rajya Sabha कौन होता है? आपका वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा। वैसे भी राज्य सभा जब आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपका वाइस प्रेसिडेंट का काम ही वहाँ पर आता है, तो ये चीज़ याद रखना है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपका लोकसभा के अंतर्गत होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा कहा जाता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है, सम थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। आपका आर्टिकल 63 जो है, आपका आर्टिकल 63 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में है। ठीक है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इसका टर्म 5 साल तक चलता है, राइट। 66 आर्टिकल 66 पार्ट 1 में इलेक्शन आता है कि किस प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और 35 वर्ष को पूरा कर चुका है, ही कैन एक्चुअली क्वालिफाई टू बी एलिजिबल एज लाइक यू नो टू स्टैंड फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ any office which is dealing with the office of profit. तो ये points तो ध्यान में रखने हैं। So this becomes important. Let's look at the next question. It is a permanent body and is not subject to dissolution. A very important question. आपका जो राज्यसभा है that is a permanent body, the upper house of the parliament. इसके members जो हैं उनका term खत्म होता है, but there is no dissolution. जैसे आपका लोकसभा का हो जाता है after 5 years, लेकिन आपका जो upper house of the parliament है उसके अंतर्गत आप देख रहे हैं that there is no dissolution at all. तो ये point आपको याद रखनी है। और वैसे भी ये mentioned है, जैसे for example आपका आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में मेंशन्ड है, ठीक है, उनका इलेक्शन कैसे होना है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि राज्यसभा जो है दिस इज योर परमानेंट बॉडी, इसका डेजोल्यूशन नहीं होता है। इट्स अ परमानेंट बॉडी, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डेजोल्यूशन। बट फिर कैसे इसके मेंबर्स चेंज हो रहे हैं, बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। ठीक है, तो अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज अ परमानेंट बॉडी एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डेजोल्यूशन, लेकिन 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। ठीक है, इनके 1/3 जो मेंबर्स होते हैं दे आर रिटायरिंग एवरी 2 years। ठीक है, और मेंबर का जो टर्म है दैट इज फॉर 6 years। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट।
लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इन इंडिया। तो आपका आर्टिकल 80 के अंतर्गत मेंशन्ड है कि किस प्रकार से 250 मेंबर्स होने चाहिए, 12 मेंबर्स आपके प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, 238 मेंबर्स आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके 250 मेंबर्स का है, ये आपके आर्टिकल 80 के अंतर्गत प्रॉपरली स्पेसिफाई किया गया है। दिस इज प्रॉपरली स्पेसिफाइड इन केस ऑफ आर्टिकल 80. Which emergency has never been operated in India? Emergency provisions एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपको याद रखना है कि भारत में नेशनल इमरजेंसी हो चुकी है बट फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ नेवर बीन इम्पोज। ठीक है, तो आपका एक पूरा हम टॉपिक करेंगे विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डीलिंग विद एमरजेंसी प्रोविजंस, दैट इज डीलिंग विद एमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, वो एमरजेंसी प्रोविजंस के साथ डील करता है। सो एमरजेंसी प्रोविजंस के अंतर्गत, वी विल बी कवरिंग योर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज। लेकिन याद रखिएगा कि विच एमरजेंसी हैज नेवर बीन ऑपरेटेड इन इंडिया, फाइनेंशियल आपदा। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये भी याद रखिएगा, देखिए आपका इंडिया भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, अप्रैल में शुरू होता है। ठीक है, तो आपके 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब कोविड की वजह से क्या हुआ था, कोविड की वजह से हमारा पहले 2 क्वार्टर्स अभी खत्म हो गए हैं। ये आपका अप्रैल मई जून, ये अप्रैल मई जून तक था, ये जुलाई अगस्त सितंबर अभी ख़त्म हो गया है। ये आपका जो क्वार्टर 3 है वो अभी भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी आप न्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स वर अ बिग डिजास्टर बिकॉज ऑफ कोविड। तो अब आशाएं जो हैं वो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के ऊपर है। तो आप देखते हैं कि अभी भी इस स्थिति में भी हम लोगों ने फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं किया। 2008 का जो रिसेशन आया उसमें भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को नहीं किया, आपका ग्रेट डिप्रेशन आया उसमें भी नहीं किया। तो भारत के अंदर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस तो हैं बट इट इज़ नेवर बीन इम्पोज्ड और ऑपरेटेड। इवन दो हमारा खराब क्वार्टर गया है, अप्रैल से लेके सितंबर तक ये जो 2 क्वार्टर्स हैं आपके फाइनेंशियल क्वार्टर्स ये खराब गए हैं, लेकिन स्टिल इतनी ज़्यादा भी समस्या नहीं है कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी आपदा डिक्लेयर कर दें। जैसे आपका 1991 में जब आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, जैसे आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था तब भी इतनी ज़्यादा आपदा भी हुई थी कि आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने आपदा को घोषित नहीं किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। आइए अगले पे चलते हैं। हु इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी इलेक्टेड ट्वाइस? निम्न में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 2 बार आपका प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट हुआ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं आपके, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनको आपने ध्यान रखना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये वाज इलेक्टेड ट्वाइस। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से ध्यान में रख सकते हैं। ये एक क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है, इनसे 2-3 चीज़ें जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ही वाज एक्चुअली द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज ऑल्सो हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर। 12 साल का टेन्योर इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनके बाद कौन आए थे? इनके बाद आए थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये 2nd नंबर पे आए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। एस राधाकृष्णन was the first vice president. S. Radhakrishnan was the first vice president and he was the second president. ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन इनके बाद आए थे। राधाकृष्णन के बाद कौन आए थे? राधाकृष्णन के बाद आपके जाकिर हुसैन आए थे। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जाकिर हुसैन का जो आपका पूरा का पूरा टेन्योर था, जाकिर हुसैन का टेन्योर शॉर्टेस्ट टेन्योर था और ये आपके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने तथा पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने जो ऑफिस में ही उनकी मृत्यु हो गई। ऑफिस में ये सर्व कर रहे थे
कि इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, ही वाज सर्विंग इन ऑफिस ओनली, लेकिन इनकी मृत्यु घोषित हो गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद आपके वीवी गिरी आए, फिर आपके किस प्रकार से वीवी गिरी दोबारा से आए, 2 टेन्योर के लिए आए, तो ज्ञानीजैल सिंह भी थे, आर वेंकटरमन भी थे। तो ये सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के नाम तो आपको याद रखने हैं। अभी कौन है? अभी रामनाथ कोविंद है, जिनका हाल ही में जन्मदिवस भी मनाया गया था। आइए, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस? आपका सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कौन है? भारत का जो प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कौन है? सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको भी अच्छी तरह से कवर करना है, क्योंकि प्रेसिडेंट से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। आइए, अब चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे, जो आज का हमारा दूसरा मुख्य पार्ट है। देखिए, भारत जो है वो एक फेडरल स्टेट है। फेडरल यानी कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो हमारा जो पूरा का पूरा संविधान है वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो रखा है कि हमारा जो सेटअप है दैट इज अ फेडरल सेटअप। हमारा जो सेटअप है वो किस प्रकार का सेटअप है? वो एक फेडरल सेटअप है। और यहाँ पर याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के अंदर सेंटर और स्टेट के जो रिलेशनशिप्स पे क्वेश्चंस बनते हैं वो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर डिवाइड्स ऑल द पावर्स। जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स हैं, ये एक तरह से डिवाइडेड हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। तो देयर इज अ प्रॉपर डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तभी आप देखते हैं कि केंद्र की सरकार अलग होती है और राज्य की सरकार अलग होती है, बिकॉज देयर इज अ डिविजन ऑफ पावर। देयर इज अ डिविजन ऑफ पावर, ये चीज आपको याद रखना है। ये आपके फेडरल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फीचर रहता है, ये आपके फेडरल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फीचर रहता है, जिसे आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। देखिए, आपका जो पार्ट 11 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आपका जो पार्ट 11 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपके आर्टिकल्स 245 से लेके 255 तक को कवर करता है। आपके आर्टिकल्स 245 से लेकर 245 टू 255 तक कवर होते हैं। 245 से लेके 255 तक कवर होते हैं। दे आर डीलिंग विद द लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स, ठीक है। जो सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स हैं, इनका वर्णन यहाँ पर पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स 245 टू 255 में होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आपके आर्टिकल 245 पार्ट 1 में तो ये भी मेंशन्ड है कि कैसे पार्लियामेंट जो है दे कैन एक्चुअली मेक लॉज, ठीक है, दे कैन एक्चुअली मेक लॉज। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? पार्लियामेंट पूरे टेरिटरी या फिर होल कंट्री के लिए लॉज बना सकता है। और आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल कंट्री और द टेरिटरी, ठीक है। और आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है, आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है दैट कैन मेक लॉज फॉर द स्टेट। तभी आप देखेंगे कुछ राज्यों में कुछ चीज़ें करने की मनाही होती है, लेकिन कुछ राज्यों में नहीं होता है। तो ये पार्ट आपका 245 पार्ट ए में लिखा गया है। ये पार्लियामेंट जो आपका है ये कंट्री के लिए एक तरह से पूरे के पूरे कंट्री के लिए नियम बना रहा है, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो स्टेट या पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए एक तरह से रूल बना रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। देखिए, सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है और यही भारत का फेडरल सिस्टम दिखाता है। लेकिन याद रखिएगा कि सेंटर के पास ज़्यादा अधिक पावर्स होते हैं, ठीक है, सेंटर के पास ज़्यादा अधिक पावर्स होते हैं। तो ये पार्ट आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट्स हैव बीन डिस्कस्ड। जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स हैं, देखिए आपका फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स क्या है कि जो टैक्सेस होते हैं, जो टैक्सेस हम देते हैं वो हम केंद्र की सरकार को देते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार को राज्यों की सरकारों को भी पैसे देने पड़ते हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हमारी
फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स हो रहे हैं बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स, ये कहाँ पर प्रोवाइडेड हैं? ये आर्टिकल्स 268 से लेके 281 तक आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके आर्टिकल्स 268 से जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप कैसा रहेगा दोनों के बीच में, ये आपका कहाँ पर आ रहा है? ये आपका 268 से 281 में आ रहा है। देखिए जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल जो ड्यूटीज़ हैं, जो आपके टैक्सेस हैं, जो आपके ग्रांट्स हैं, जो आपके फाइनेंस कमीशंस आ रही हैं, फाइनेंस कमीशन हो गई, तो वो सारे के सारा वर्णन जो है कि केंद्र सरकार के क्या रूल्स हैं, राज्य सरकार के क्या रूल्स होंगे, वो आपके आर्टिकल 268 से 281 तक मेंशन्ड है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टैक्सेस आर लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट? जो टैक्स हम लोग देते हैं, दोज टैक्सेस आर एक्चुअली कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो जो टैक्सेस होते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेंटर एंड द स्टेट। तो ये कहाँ पर आपका मेंशन्ड है? ये आपका आर्टिकल 270 के अंतर्गत आ रहा है। आर्टिकल 270 में बताया जा रहा है कि जो आपके टैक्सेस आते हैं, टैक्सेस एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के बाकी जो सारे टैक्सेस आते हैं वो आपके केंद्र की सरकार कलेक्ट करती है, बट इट इज़ एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द सेंटर एंड स्टेट। ये आपका आर्टिकल 270 के अंतर्गत मेंशन्ड है। दिस इज mentioned under article 270. This is mentioned under article 270. तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The distribution of legislative powers between the center and the state in the constitution is given in। जो distribution होगा legislative powers का, the distribution of legislative powers ये कहाँ पर mentioned है? ये आपके 7th schedule में mentioned है, ठीक है। ये आपके कहाँ पर mentioned है? ये आपके 7th शेड्यूल के अंतर्गत मेंशन्ड है दैट हाउ देयर विल बी अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। एज इट इज़ योर स्केड्यूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके स्केड्यूल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपका 8th शेड्यूल जो है वो भाषाओं के बारे में बात कर रहा है, जो आपका 8वां शेड्यूल है वो भाषाओं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो यहीं पे ही आपको याद रखना है ये आपका 7th शेड्यूल है। ये आपका 7th शेड्यूल है। ये आपको क्या क्या बताता है? ये आपको यूनियन लिस्ट बताता है जो सेंटर के मुद्दे हैं। ये आपको स्टेट लिस्ट के बारे में बताता है जो स्टेट के मुद्दे हो जाते हैं। ये आपको यूनियन लिस्ट के बारे में बता रहा है, स्टेट लिस्ट के बारे में बता रहा है, तथा आपको कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बता रहा है। तो ये सारी की सारी जो प्रोविजंस हैं ये आपके 7th शेड्यूल में आ रही हैं। 7th शेड्यूल इज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो ये पॉइंट आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ये पॉइंट आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ओके, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेट्स क्विकली सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा अगला क्वेश्चन। हु इज वेस्टेड, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ थोड़ा सा। हु इज वेस्टेड विद द रेजिड्यूरी पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपके रेजिड्यूरी पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के पास हैं, ठीक है। सो आपके 248 आर्टिकल के अनुसार आपको याद रखना है दैट द रेजिड्यूरी लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं ये पार्लियामेंट को दी गई है। आपके ये पॉइंट आपको याद रखना है। इवन दो भारत में फेडरल सिस्टम है, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, लेकिन आर्टिकल 248 के अनुसार जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो पार्लियामेंट को दी जा रही है। जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं दे आर गिवन टू द पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी सरकारिया कमीशन से रिलेटेड है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वैसे भी आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है जो कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की जब भी आप चर्चा करेंगे इसका यूज आएगा ही। सरकारिया कमीशन जो आपकी है, ठीक है, जो सरकारिया कमीशन आपकी है, इट वाज एक्चुअली सेटअप कि क्यों सेटअप किया गया था? ताकि जो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप्स हैं, उनको
अच्छी तरह से रिव्यू कर सकें। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, टू कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, टू कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, आपकी सरकारिया कमीशन आई है। ठीक है, आपकी सरकारिया कमीशन आई है कि कैसे आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे आप उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सरकारिया कमीशन के अकॉर्डिंग आ रही हैं। सो सरकारिया कमीशन वॉज लुकिंग एट द रिलेशनशिप बिटवीन योर union and state, was looking at the relationship between union and state। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सरकारिया कमीशन विच वाज empowered to recommend changes in the center state relations submitted its report। सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को कब सबमिट किया था? सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को 1987 में सबमिट किया था। ठीक है, सो सरकारिया कमीशन, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकारिया कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? सरकारिया कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 9 जून को 1983 में। सेटअप कब हुआ था सरकारिया कमीशन? 9 जून 1983 में। और यहाँ पर आपके बी शिवरमन और एसआर सेन, बी शिवरमन दो मेंबर्स थे। इनके दो मेंबर्स कौन कौन थे? आपके दो मेंबर्स कौन कौन थे? आपके दो मेंबर्स थे आपके बी शिवरमन, आपके बी शिवरमन मेंबर थे, और एस आर सेन, ये दो आपके इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। और ये जो कमीशन है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइनली कब दी? अक्टूबर में दी 1987 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। और इन्होंने अपना सेटअप कब हुआ था? 1983 में सेटअप हुआ है। 1983 9 जून 1983 में सेटअप हुआ, और इन्होंने अक्टूबर 1987 में इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करी। तो सेटअप कब हुआ है? 1983 में सेटअप हुआ है। और इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट कौन से साल में दी है? इन्होंने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर में दी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि 9 जून 1983 में दिस कमीशन वाज सेट अप टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, और आपके दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन कौन हैं? आपके दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं बी शिवरमन, बी शिवरमन, आपके दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं बी शिवरमन और एस आर सेन। और इन्होंने फाइनली अपनी रिपोर्ट कब दी? इन्होंने फाइनली अपनी जो रिपोर्ट है वो अक्टूबर 1987 में दी है, वो अक्टूबर 1987 में दी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सरकारिया कमीशन वाज सेट अप फॉर रिव्यू ऑफ रिलेशन बिटवीन, रिव्यू ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में? ये रिव्यू करना चाहते थे रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यूनियन एंड द स्टेट, सेंटर एंड द स्टेट के बीच में रिलेशनशिप को रिव्यू करना चाहते थे, और साथ ही साथ में उनको स्ट्रेंथन करना चाहते थे। सरकारिया कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सरकारिया कमीशन सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को व्यू करना चाहते थे और उसको स्ट्रेंथन करना चाहते थे, और उनको स्ट्रेंथन करना चाहते थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आपका जो रेकमेंडेशंस जो दी थी सरकारिया कमीशन ने, ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स के लिए दी थी, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स के लिए दी थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 1983 में बी शिवरमन और एस आर सेन के साथ आपका ये कमिटी सेटअप हुई है 9 जून 1983 में, और अक्टूबर 1987 में इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट को सबमिट किया था, और जनवरी 1988 में इनकी जो समरी थी वो रिलीज भी हो गई थी, जनवरी 1988 में। Which commission advocated the establishment of a permanent interstate council called the Intergovernmental Council? आपका जो interstate council है called the Intergovernmental Council, ये आपका सरकारिया कमीशन का ही recommendation था, Intergovernmental Council, Intergovernmental Council। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द यूनियन स्टेट रिलेशंस? यूनियन स्टेट रिलेशंस, निम्न में से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है? सरकारिया कमीशन एसोसिएटेड है, आपका राजमन्नर कमेटी भी एसोसिएटेड है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी एसोसिएटेड नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है ये आपके 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी, स्टेट फंडिंग इलेक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, स्टेट
फंडिंग जो होता है इलेक्शंस के संदर्भ में, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, उसके लिए ये कमेटी का सेटअप हुआ था, निर्माण हुआ था। बाकी आपकी जैसे जो पुंछी कमेटी है या आपकी गुप्ता कमेटी हो गई, ये सारे के सारे जो हैं ये आपका सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स पे काम कर रहे थे। Let's quickly move on to the next question. Agriculture income tax is assigned to the state government by agriculture income tax. देखिए सारा का सारा taxes except for taxes on agriculture ये सारा आपका सेंटर के पास जाता है, लेकिन agriculture income tax कहाँ पर जाता है? ये आपका स्टेट के पास जा रहा है, राज्य की सरकार के पास जा रहा है। ये प्रावधान कहाँ पर है? आपके आर्टिकल 274 के अंतर्गत ये दे रखा है कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ये आपके भारत के संविधान में लिखा गया है, दैट आपका जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है दैट इज कमिंग अंडर द स्टेट, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आज के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज इम्पोज्ड एंड चार्ज्ड बाय द यूनियन बट इज डिवाइडेड इनटू यूनियन एंड द स्टेट? आपका निम्न में से कौन सा जो टैक्स है वो यूनियन कलेक्ट करता है, लेकिन इसका जो इनकम है वो दोनों में डिवाइड होता है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सारे के सारे टैक्सेस एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम पे जो टैक्स होता है वो केंद्र की सरकार के पास जाता है। ये आपके आर्टिकल 274 में मेंशन्ड है, और आर्टिकल 270 के अंतर्गत मेंशन्ड है कि ड्यूटी है सेंटर की टू कलेक्ट द टैक्सेस, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। 270 इज टॉकिंग अबाउट कि स्टेट जो है वो सेंटर जो है वो आपके टैक्स को कलेक्ट करेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और 274 में क्या है बच्चे? 274 में दे रखा है कि सारी के सारी इनकम एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम ये अल्टीमेटली किसके पास जा रही है? ये स्टेट के पास जा रही है। एग्रीकल्चर ये सब सेंटर के पास जा रहा है, एग्रीकल्चरल इनकम किसके पास जा रही है? स्टेट के पास। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 270 आर्टिकल के अनुसार ये कहा गया है कि सेंटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्सेस को कलेक्ट करें एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल टैक्स, ठीक है। बाकी सारे जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और 274 में ये मेंशन्ड है कि जो आपका एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स आ रहा है वो आपके राज्य सरकार को जाएगा, वो आपके स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो बस इसको आपने याद रखना है, 270 और 274 एग्रीकल्चरल इनकम किसके पास जाएगा? 270 एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा सारा डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन स्टेट की, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये पॉइंट्स आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम लोगों ने आपके इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके पंचायती राज से एसोसिएटेड हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जा रहा है। फिर आपके कैसा भारत जो है वो फेडरल है इन इट्स इंटायर सिस्टम, उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स को देखा, उसमें सरकारिया कमीशन की इंपॉर्टेंस को देखा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट। यदि इनमें कोई डाउट आए तो उसे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा और इसके PDF को भी गो थ्रू कर लीजिएगा। थैंक यू।